हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जो PYQ एनालिसिस चल रही थी यूपीएससी की, उसकी अगली कड़ी है। मॉडर्न इंडिया की टॉपिक है। फिर कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, यानी उग्रवाद का चरण, उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण, ये हम चर्चाएं करेंगे कि क्या क्या डिमांडेड थी, दोनों में क्या मतभेद आ गए, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। जो नए बच्चे हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, कमेंट जरूर मारेंगे और क्या करेंगे, सेशन को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों के बीच में, क्योंकि PYQ एनालिसिस चल रहा है और उसी के माध्यम से क्या चीजों को बताया, अगल बगल की चीजों को बताया जा रहा है, ताकि प्रश्न जो आए भविष्य में आने की संभावना हो, 25 में आने की संभावना हो, तो आप उसे टैकल कर सकें। चलिए, बातें तो करते रहते हैं, बीच बातें करते रहेंगे। देखते हैं कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, यानी उदारवादी और उग्रवादी चरण की हम चर्चाएं करेंगे। अच्छा, ऐड आ गया। ऐड ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, 5 ईयर क्लासेज है, डेली क्विज है, टेस्ट असेसमेंट है, PYQ एनालिसिस है जो यूट्यूब पे भी डल रही है, प्लस 1 to 1 टुगेदर भी किया जाएगा आपसे। 50 का प्रोग्राम है, मात्र 5,000 रुपए में, 1 रुपया कम, 5,000 से 1 रुपया कम में। ठीक है, बाकी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं, कर सकती हैं, जो हो, बच्चा हो, बच्चिया हो, जो हो, कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डले हैं, वहां से भी कॉल, नंबर उठा के आप कॉल कर सकते हैं। मैनेजमेंट टीम बता देगी कि क्या है, कैसे है, क्या प्रोग्राम है। चलिए, पहला ही प्रश्न है, देखिए कि गांधी जी के आगमन से पूर्व, महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा निम्नलिखित में किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित किया है। यानी महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व 1915 में महात्मा गांधी आंदोलन में आते हैं और जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है वो 3 चरणों में होता है। एक चरण तो 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है 1905 तक, फिर 1905 से 1918 तक और 18 के बाद। तो गांधी के आगमन से पूर्व 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है भारत में, और राष्ट्रीय आंदोलन उससे पूर्व क्या था, किस किस घटनाओं पर आधारित थी। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उग्रवादी चरण के उदय के क्या कारण है, क्योंकि पहला जो चरण था 1885 से 1905 तक, वो उदारवादियों का चरण था। इसमें अनुनय विनय के माध्यम से अपने आज्ञा पत्र जो है वो देते थे, किसको, कंपनी को या ब्रिटिश को, और वो सोचते थे कि उसी के माध्यम से हम क्या डिमांड फुलफिल करा दें। मगर ये उग्रवादियों को रास नहीं है, कहा कि नहीं, कब तक मांगेंगे अनुनय विनय और कब तक ऐसे होगा, क्या कि इसे फुलफिल नहीं होगा कंडीशन। जिस हम भावना से चले हैं कि आजादी दिलानी है, इनको इनसे मुक्त करना है, तो भावना, तो वही प्रश्न बनता है कि क्या है, कौन कौन सी घटनाएं घटी जो उग्रवादी चरण के उदय के कारण हुए। तो सबसे पहले हम लोग घटनाओं पे चर्चा कर लेते हैं, उग्रवादी चरण की घटनाओं पे चर्चा कर लेते हैं। एक उदय के कारणों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण क्या हुआ जिसमें असंतोष फैला हुआ, जिसमें तिलक भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, अरविंद घोष थे, इस तरह के नेता। तो क्या इसमें है, तो अंग्रेजों से कांग्रेस द्वारा अन्याय विनय के माध्यम से अपने मांगों को स्वीकार कराया जाना राजनीतिक रूप से उनमें असंतोष पैदा कर दिया। पहला है अनुनय विनय का जो माध्यम था, अन्य विनय का जो माध्यम था, उसके माध्यम से उदारवादी चरण चाहते थे कि अपनी डिमांडों को हम फुलफिल करा लें। मगर 1 वर्ष असंतुष्ट था कि ऐसे कब तक चलेगा और कितने लंबे समय तक चलेगा, ताकि वो क्या आजादी मिल सके। उसमें भी कंडीशन क्या था कि जो उदारवादी चरण के नेता थे वो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग थे, जमींदार वर्ग से आए थे वो लोग। तो उनका डिमांड एक ही था कि भाई एक बार मंच पे आना है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था मंच, और उस मंच के माध्यम से अपनी डिमांडों को रखना है और सरकार पे डिपेंड करना है और प्रेशर डालना है कि भाई आप डिमांड कर ले। मगर ये हुआ नहीं। देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ 1892 का जो संसदीय अधिनियम आया था उसमें कुछ सुधार किए गए थे, मगर ये लोग चाहते थे त्वरित कि जल्दी से भाई, ऐसे तो भाई वो कंटिन्यू शासन करते चले जाएंगे। पहला था इनका संतुष्ट होने का कि अन्याय विनय का माध्यम, जो राजनीतिक आंदोलन के रास्ते अपना विचार करने लगे थे, ये नहीं होगा। इससे संतुष्ट हो गए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं, तरीके चेंज होने चाहिए और प्रेशर अधिक से अधिक होने चाहिए। इसलिए उदय का पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण जो हुआ
ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां जो हम चर्चाएं कर चुके हैं पिछले क्लास में, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां जो थी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। उनकी आर्थिक नीति पूरी में बताए, जैसे धन का रिसर्च सिद्धांत बताए, होम चार्जेस बताए हैं, बुरास पद्धति बताए हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करे, शोषण अधिक कर रहे थे, नीचे के वर्गों, नीचे वर्ग का शोषण अधिक कर रहे थे। तो एक ये भी कारण इसका निकल के आया। उसके बाद आया सरकार द्वारा जनता पे कुछ ऐसे नियम थोपे गए जो उनमें भड़काव की स्थिति आ गई, यानी भड़क गए वो, नहीं भड़काने वाली नीतियां, सरकार की भड़काने वाली नीतियां कौन कौन सी थी? भड़काने नीतियां क्या क्या नीति में थी भाई? इस नीति में क्या क्या उसने लागू किया इसने? तो एक तो देसी हम भाषा यानी प्रेस का विकास पढ़ा रहे थे, तो बताए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, देसी भाषा संचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक ए आया। इसके माध्यम से प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, भाई अब प्रेस के माध्यम से भी आप कोई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहला था इसका नियम 1878 का। ये भी नीति क्या था कि प्रेस के विकास पे रोक लगाने की बात थी। दूसरा था विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जब लॉर्ड कर्जन का समय था, तो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में आया था। इसमें क्या था? उच्च शिक्षा पे रोक लगाना, इसका कंसेप्ट ही था उच्च शिक्षा के प्रसार पे रोक लगाना, यानी यूनिवर्सिटी पे कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग बॉडी स्थापित करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। 1904 का अधिनियम था ये, और कर्जन का ये कानून था। उसके बाद एक और कानून आया जो प्रेस से संबंधित था, इसको बोलते हैं इंडियन ऑफिशियल्स सीक्रेट्स एक्ट, लिख देते हैं इंडियन ऑफिशियल्स सीक्रेट्स एक्ट। ये भी अधिनियम आया जिसमें क्या प्रेस पे कंट्रोलिंग पावर किया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता पे कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाई गई, प्रेस की स्वतंत्रता पे कंट्रोल किया गया। यानी आप प्रेस यानी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना नहीं फैला सकते और न अंग्रेजों के खिलाफ लिख सकते हैं, इस अधिनियम में ये था। ठीक है, इसके अलावा एक नाम आया था बंगाल विभाजन। कौन सी? बंगाल विभाजन, जो अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो 1905 में कर्जन के समय बंगाल विभाजन भी हुआ। वो भी कहीं ना कहीं जो नीति थी क्या था? संप्रदाय हिंदू मुस्लिम के बीच कॉन्फ्लिक्ट करना है और राष्ट्रवाद के प्रसार में जो गतिविधि का केंद्र बन गया था बंगाल, उसको डिवाइड कर देना है। एक प्रकार से कहे तो धार्मिक संप्रदायवाद की ओर उन्मुख करना, किसको? भारत को। ये था, यह बंगाल विभाजन के अधिनियम का मकसद था। और लॉर्ड कर्जन की कुछ और नीतियां जो थी इसमें मेंशन करेंगे। इसके अलावा ये 1 2 3 कारण हो गए। और क्या कारण हुए? तो समाज और धार्मिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो हमने अलग से टॉपिक लिया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, वो यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां से। यानी समाज और धर्म में सुधार करने की बात हुई। इसके माध्यम से भी भारतीय लोगों को लगा कि मेरे अस्तित्व पे कहीं ना कहीं चोट मारा जा रहा है, क्योंकि समाज मेरा है, संस्कृति मेरी है, और वो चेंज कैसे कर सकते हैं? वो परंपरागत संस्कृति है, प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके माध्यम से भी लोगों में एक आहत की भावना आई अंग्रेजों के प्रति। मेन एक और कारण हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं घटी जिसमें क्या हुआ कि यहाँ के युवाओं में एक जोश भर दिया कि अब समय आ गया है कि हम क्या करेंगे, अब अंग्रेज को उखाड़ फेंका जाए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उसमें कौन कौन सी घटनाएं आई सुन लीजिए। पहली घटना क्या थी? कौन कौन सी घटनाएं? पहली घटना क्या थी? इथोपिया एक छोटा सा उपनिवेश था इटली का। इथोपिया द्वारा इटली की पराजय, इथोपिया द्वारा इटली की पराजय जो है, ये एक बहुत बड़ा चीज देके गया यहाँ के लोगों में, यहाँ के युवाओं में जन आंदोलन भावना फैलाने का। ये घटना 1895-96 की घटना है। एक छोटा सा उपनिवेश जो एक इटली उभरता हुआ देश था, जिसको इथोपिया द्वारा इटली की पराजय करा दी गई, पराजय हुई इटली की, वो भी घटना एक
पहली घटना थी। दूसरी घटना है कि जापान के हाथों रूस की पराजय। रूस उसमें सर्वशक्तिमान यूरोपीय कंट्री में, और उसमें तो जापान एक छोटा सा देश था जिसमें जापान के हाथों रूस की जो पराजय 1905 की घटना, जापान के हाथों रूस की पराजय 1905-6 की घटना है। ये भी घटना यहाँ के युवाओं में एक का नया जोश लाया। प्लस 1905 में ही रूसी क्रांति, 1905 में रूसी क्रांति ये भी घटना जो है यहाँ के युवाओं में एक जोश लाया यहाँ पे, और राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने का मौका मिला। उसके में देखिए चीन का बक्सर युद्ध, बक्सर विद्रोह, चीन का बक्सर विद्रोह, और अफ्रीका में बोअर युद्ध, ये अंतरराष्ट्रीय घटना है। बोअर युद्ध ये सब विश्व का वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। और एक घटना और घटी, उसी समय आयरलैंड और तुर्की में जन आंदोलन शुरू हुआ। यानी क्या वो जन आंदोलन शुरू हुआ आजादी के लिए। तो कहा तुर्की और आयरलैंड में, तुर्की एवं आयरलैंड में जन आंदोलन, और बाकी देशों में भी हुआ, छोटे छोटे देशों में, कि भाई हमको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और जन आंदोलन शुरू हुआ। ये भी एक आधार बना, यहाँ उदय के कारणों में एक आधार तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये सब कारण जो हुए क्या इनके पराजय के कारण हुए, और इससे भारतीय युवाओं में क्या हुआ, एक भय थी कि यूरोपीय जो शक्ति थी, जो अपराजय थी, वो मिथक टूट गई। अब इस घटनाओं से लगा कि यूरोपीय शक्ति जो अपराजय थी और ये जो अभी तक मिथक बना हुआ था वो टूट गई, कि छोटे छोटे देश भी क्या कर रहे हैं, अब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और छोटे छोटे उपनिवेश भी जो है बड़े देशों को आसानी से हरा सकते हैं। तो हम क्यों नहीं, हम तो इतने बड़े देश से, जनसंख्या भी लगभग, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो सिर्फ बंगाल में जनसंख्या 8 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। चलिए, ये घटनाएं हैं जो उग्रवादी चरण के उदय के कारण दिखाते हैं। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। क्या है प्रश्न? तो कौन करा 1898 के इटली अब्सीनिया, इथोपिया का, अब्सीनिया बोलते हैं उसको, इथोपिया युद्ध, ये सही है, ये घटना हुई। चीन का बॉक्सर आंदोलन, ये भी सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी सही है। और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय 1905 की घटना है। ये सभी घटनाएं जो है गांधी के आगमन के पूर्व उग्रवादी चरण के उदय के कारणों में दिखाई देता है। और उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन जो है उग्र होने लगा। अब अंग्रेजों के प्रति अन्याय विनय की नीति नहीं करेंगे, हमें डिमांड दो, हमारा जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों आंसर हो जाएगा। यही उदय कारण थे। 4-5 कारण एक्स्ट्रा बता दिए। चलिए एक प्रश्न देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में कौन कौन सा निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को कौन कौन सा चीज निरूपित करता है? वही देखिए आगे विचारधारा, कौन कौन सी विचारधारा थी जो उग्रवादी चरण को प्रश्रय देता है, बढ़ावा देता है? पहला है, which of the following represented the extremist ideology of the initial phase of the Indian freedom movement? पहला है, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। ये अभी तक नहीं था। ये हम पढ़ाएंगे स्वदेशी आंदोलन, तब हम बताएंगे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और बहिष्कार आंदोलन साथ में था, तो उसमें ये कंसेप्ट था, यहाँ कंसेप्ट नहीं है इसका। संवैधानिक संस्थाओं याचिकाओं के स्थान पे आक्रामक साधनों का स्वशासन प्राप्त करना, ये तो था कि अब संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से हम क्या करें, डिपेंड नहीं करेंगे। आप जो चेंजेस कर रहे हैं, 98 का अधिनियम ला रहे हैं, उसमें चेंज किए, धीरे धीरे जो प्रोसेस है उसमें ये नहीं करेंगे। हमें आक्रामक तरीके से स्वशासन चाहिए। देश की आवश्यक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ये भी नहीं था, अभी तक ये डिमांड नहीं थी। अभी तक डिमांड ये था कि त्वरित हमको आजादी दीजिए, स्वशासन दीजिए, स्वराज दीजिए। और सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जब क्या लिखा है, उत्परिवर्तन अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द मिलिट्री रिवोल्ट फोर्स चेंज बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए हिंदी कितना टिपिकल ट्रांसलेट हो गया है, कितना टिपिकल ट्रांसलेट हो गया है। तो ये भी नहीं था। इसमें क्या था, संवैधानिक संस्थाओं याचिकाओं के स्थान पे आक्रामक साधनों द्वारा हमें स्वशासन प्राप्त करना है। ये उग्रवादी विचारधारा का क्या था,
डिमांड था। इसकी विचारधारा में क्या क्या थी कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और स्वदेशी अपनाने पर बल देना है, उग्रवादी विचारधारा का था। उसके बाद कहा कि आपको संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जो चेंजेस कर रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आजादी, स्वशासन चाहिए, ये डिमांड था उनका। दूसरा था कि राष्ट्रवाद की भावना को नीचे तक ले जाना है और उसमें हिंदुत्व के बल को बल देना है, और एक कारण बना। इसीलिए देखेंगे कि उग्रवादी विचारधारा से मैक्सिमम जो मुस्लिम समाज था वो जुड़ नहीं पाया, क्योंकि राष्ट्रवाद में तिलक जैसे नेता जो थे वो चाहते थे कि हिंदुत्व की भावना जगे, इसलिए उन्हें शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव जैसे चीजों को शुरुआत किया था उन्होंने, ठीक है। और उसने उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी अपनाया कि जो क्या जिस पे ब्लेम है, जिस अधिकारी पे ब्लेम है, उनकी हत्या करना और लूटपाट करना, तभी ये क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। ये विचारधारा थी, इनकी कार्यपद्धति थी। और तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम ऑलमोस्ट जो बाकी चीजें होती हैं मेंस क्लास में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या थी उसकी विचारधारा और कार्यपद्धति और क्या योगदान रहा, क्या सीमाएं रही। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई, यानी पॉलिसी ऑफ द प्रेयर एज द सप्लिकेशन ऑफ द कांग्रेस अल्टीमेटली इंडेड। कौन से किसके नेतृत्व में समाप्त हुआ? अभी तक हम उदारवादी चरण में देखेंगे तो कांग्रेस में क्या था, प्रार्थना या याचना करने की थी। उदारवादी चरण में क्या देखेंगे कि प्रार्थना और याचना करने की नीति अपनाना, इनका यही था डिमांड। कि भाई हम प्रार्थना करेंगे, एक लेटर देंगे, उसके माध्यम से भाई याचना करेंगे कि भाई हम क्या करें, हमारे कुछ नियम चेंज करें ताकि हम उसमें सुधारात्मक प्रयास कर सके। ये कांग्रेस की उग्रवादी चरण का डिमांड था। मगर ये समाप्त किसने किया? तो अभी हम पढ़ाया कि उग्रवादी चरण, जिसमें तिलक का नाम लिए हैं, और तिलक महोत्सव, तिलक जब आए तो उन्होंने उग्रवादी चरण को बढ़ावा दिया और उसने तिलक, लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे लोग ने बढ़ावा दिया। उसके बाद ये याचना और प्रार्थना संबंधी जो नीति थी वो समाप्त कर दी गई कि हम याचना प्रार्थना नहीं करेंगे, हमें चाहिए स्वशासन। तो व्यक्ति कौन थे? बाल गंधर तिलक के नेतृत्व में ये हुआ और इनके द्वारा ही राष्ट्रवाद में हिंदुत्व की भावना जगाई गई। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव जैसे चीजों को अपनाया गया। देखिए प्रश्न आ ही गया। ये प्रश्न ही आ गया कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? यानी इंडियन मुस्लिम जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, यानी सर सैयद अहमद खां का प्रभाव। अहमद खां का प्रभाव तो था ही नहीं। अहमद खां का एक योगदान बहुत रहा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मुस्लिम सुधार की बात की गई थी, तो इनका प्रभाव नहीं था। उग्रवादी नेताओं की मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, कभी भी कोई नेता रहे हैं वो उग्रवादी या उग्रवादी चरण रहा है, कभी भी वो हिंदू और मुस्लिम में बांट के काम नहीं किए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट आज जब पढ़ाएंगे आगे तो देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम दोनों एकता के सूत्र में बंधे रहे और आंदोलन तत्पर रूप से किए। और ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के अधिवेशनों में कहीं ना कहीं यदि अलग अलग बातें थी तो अध्यक्ष मुस्लिम नहीं बनाए जाते। मगर उस समय तक विभिन्न नेता जो थे, विभिन्न लोग थे, हिंदू मुस्लिम हो, समाज जैसा भी हो, मिल के काम करता था कि हमें स्वशासन चाहिए। तो ये भी नहीं था। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव नहीं, जनमानस सब था, या हिंदू या मुस्लिम हो, सब था, सबकी डिमांड की जा रही थी, सबकी आजादी की बात की जा रही थी। इसमें अलग तरह की मुस्लिम आकांक्षाएं थी, उसकी बात नहीं की गई थी। अभी तक ये नियम नहीं था। जब 1909 के अधिनियम में बांटो और राज की नीति आएगी तो पृथक निवाचक मंडल स्थापित किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ी थोड़ी कंफ्लिक्ट होते चली जाएगी। और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अभी तक देखा गया कि नहीं, हिंदू मुस्लिम जो है आपस में एकता के सूत्र में बंध के आंदोलन किए है, वो उग्रवादी चरण हो या उग्रवादी चरण, ठीक है। मगर देखिए उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाना की नीति, ये नीति जो थी ये उनको आकर्षित नहीं कर पाई उग्रवादियों के प्रति। उग्रवादी तो सबको समान भाव से लेकर चलते थे, मगर उग्रवादी नीति में क्या था कि हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्रवाद के हिंदुत्व के प्रति या हिंदू के अतीत के प्रति जो राग अल्पाते थे, जो उनकी विचारधारा एक कार्यक्रम में थी,
वो उनको आकर्षित नहीं कर पाई, भारतीय मुसलमानों को इसमें उग्रवादी चरण के आंदोलन में ये आकर्षित नहीं कर पाई। और ये इससे क्या हुआ कि घाटा भी हुआ, और इससे घाटा ये हुआ कि अंग्रेज को मौका मिल गया क्या, उनमें फूट डालने के मौका, और वो फूट डाले भी, और बाद में ही संप्रदायवाद का जन्म दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। पर ऐसा नहीं था कि उग्रवादी चरण में या क्रांतिकारियों में मुस्लिम नहीं थे, बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानें दी हैं। ये तो कॉन्सेप्ट बेस है कि विचारधारा, ये इतिहासकार द्वारा लिखी गई बातें हैं। ठीक है, हिंदुत्व के प्रति राग अल्पाया गया, मगर ऐसा नहीं था कि ये हिंदू जो मुस्लिम थे वो क्रांतिकारी उग्रवाद के प्रति आकर्षित नहीं हुए, आकर्षित हुए थे, मगर मैक्सिमम स्तर पे नहीं हो पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ द हार्पिंग ऑफ द हिंदू पास्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? न कौन सा आंदोलन था? तो हमने बताया कि तब पहले चरण में उग्रवादी हावी रहे, दूसरे चरण में उग्रवादी हावी रहे, पर एक ऐसा समय आया कि उस समय, ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे अलग से भी, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों के बीच में टकराहट हो गई। वो कौन था आंदोलन? तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 कर्जन द्वारा किया जाता है। उसी समय भंग विरोधी आंदोलन चलता है, और उसी समय बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलता है। उसी समय जो उग्रवादी नेता थे वो चाहते थे कि जो आंदोलन हो सिर्फ बंगाल में सिमट कर, मगर उग्रवादी चरण के जो नेता चाहते थे, गरम दल के जो नेता चाहते थे कि आंदोलन पूरे देश में फैले और फैलाए भी। जैसे लाला लाजपत राय संयुक्त प्रांत में, तिलक पुणे और मुंबई में फैलाए थे, और जिससे पंजाब बेल्ट में फैलाए थे, सैयद राजा खान दिल्ली में फैलाए थे। इस स्वदेशी मंगन के नेतृत्व प्रदान किए थे, और ये लोग चाहते थे कि जो बहिष्कार का मुद्दा हो, स्वदेशी का मुद्दा हो, पूरे देश में फैले और पूरी जनमानस, देश की जनमानस ये जाने कि जो नीति है अंग्रेजों की वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है। और मगर उग्रवादी चाहते नहीं, इतनी बड़ी भाई चीज फैलाई नहीं जाए, जो बंगाल विभाजन हुआ है तो भंग विरोधी आंदोलन किया जाए और सिर्फ बंगाल में ही फैलाया जाए। और यही एक कारण बना, क्योंकि आगे स्वदेशी के नाम पे, बहिष्कार के मुद्दे पे, स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे पे दोनों में टकराहट आई, और वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। यही इसी मुद्दों को लेके 1905 में जो है स्वदेशी शब्द, जो बनारस का अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने, तो उसमें स्वदेशी मूवमेंट पे, स्वदेशी पे प्रस्ताव पास किया। बाद में 1906 में जब टकराहट की बिंदु आई तो 4 प्रस्ताव पास किए, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी जैसे चीजों को प्रस्ताव पास किया गया। और साथ में तो स्थिति ये आ गई कि दोनों में इतनी टकराहट हो गई कि सूरत फूट, आप लोग पढ़ते होंगे सूरत फूट में, साथ में कांग्रेस में, और वही सूरत फूट हो गई, यानी नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। तो वो मोमेंट था कौन सा? स्वदेशी मोमेंट था। और ये बाकी मोमेंट हम अलग से पढ़ाएंगे, स्वदेशी मोमेंट और स्वदेशी मोमेंट भी अलग से पढ़ाएंगे। उसमें क्या क्या था स्वदेशी आंदोलन में, किस किस बिंदु पे जोर दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट पूछा उसने, आईएएस का ही प्रश्न है। उन्होंने मैजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी, श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका की कुछ समय के लिए रहे, वो केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे हैं। वो कौन था व्यक्ति? He wrote the biography of the Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Sri Krishna have lived in the America for some times and was also elected by member of the Central Assembly. They were कौन? वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था इनके बारे में? तो अभी हम तक चर्चा करते एक पर्सनालिटी की, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था, जिनको, इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एक समय 1906 में कंडीशन ये हुआ कि इनको कुछ समय के लिए जेल में बंद कर दिया, कुछ एक्टिविटी के लिए। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, प्रभावित हुए किससे? गैरिबाल्डी से, मैजनी से। ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, इटली या जर्मनी का आंदोलन, तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा। और शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखा उन्होंने, और इसके माध्यम से लोगों में
और पत्रों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लोगों में यह प्रसार फैलाया कि बताइए कि छोटा सा एक व्यक्ति मैजिनी और गैरिबाल्डी, जिसके माध्यम से वो अपने देश को आजाद कर लिया, अपने देश का एकीकरण कर लिया, और श्री कृष्ण और जो शिवाजी के माध्यम से बताया कि किसने कैसे अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना फैलाया और मुगल साम्राज्य के प्रति और अंग्रेजों के प्रति, खासकर मुगल साम्राज्य के प्रति यानी उनका विरोधी भावना अपनाया, और कभी न कभी वो क्या हुआ, उनके अधीन नहीं गया। इसके माध्यम से उन्होंने बातों को फैलाया और लोगों को बताया कि भाई आप में भी वो क्षमता है कि आप क्या करेंगे, राष्ट्रवाद की भावना अपने मन में क्या करे, उद्दलित करे और क्या अंग्रेजों को बाहर फेंके। उसके बाद इनकी एक पत्रिका थी अनहैप्पी इंडिया, इनकी एक पत्रिका भी थी अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनकी एक पत्रिका थी जो पूछा जाता है। तो व्यक्ति कौन था? लाला लाजपत राय, जो विभिन्न, यही कहें कि विभिन्न देशों के माध्यम से, बायोग्राफी के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश किया कि भाई छोटे छोटे व्यक्ति भी बड़े बड़े क्या किया, चीजों को हराया, बड़े बड़े देशों को हराया, तो हम आप क्यों नहीं। तो राष्ट्रवाद भावना फैलाने की एक तरीके थे, और ये काम उन्होंने किया, लाला लाजपत राय जी ने किया। अच्छा, इतना ही आज के प्रश्न में, इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नए टॉपिक के साथ, और जय हिंद।